हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर 18 वर्जन 1। इसके बाद इसके और भी वर्जन आएंगे। और आज से हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है OSI रेफरेंस मॉडल। तो चलिए देखते हैं कि क्या है OSI रेफरेंस मॉडल। OSI रेफरेंस मॉडल आपने पहले भी इसका ओवरव्यू किया होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में और नेटवर्क के पोर्शन में। OSI रेफरेंस मॉडल बेसिकली क्या है? OSI और ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ये इसकी एब्रीविएशन है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल वाज डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO। इसमें फ़र्क है OSI और ISO। ISO ने इसको डेवलप किया है और इसका नाम रखा है OSI, यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यानी सिस्टम्स अपन आपस में ओपनली कनेक्शन कर सकते हैं। जितने भी सिस्टम नेटवर्क पे होते हैं एक नेटवर्क में, वो आपस में ओपनली कनेक्शन इंटरकनेक्ट हो सकते हैं। और कब किया था इसको डेवलप? 1984 में। इट गिव्स a layered networking framework that conceptualize how communication should be done between heterogeneous system। ठीक है, इसको बनाने का मेन मकसद क्या था कि दो यानी मुख्तलिफ सिस्टम्स, हेट्रोजीनियस सिस्टम, मुख्तलिफ सिस्टम आपस में कनेक्टिविटी कर सकें, नेटवर्क पे कनेक्टिविटी कर सकें। दो डिफरेंट जो आपके सिस्टम्स हैं, हेट्रोजीनियस सिस्टम, डिफरेंट मीन्स उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, उनकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, एक किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को, माइक्रोसॉफ्ट को यूज़ कर रहा होगा, दूसरा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहा होगा। तो इसकी वजह से इसको हेट्रोजीनियस सिस्टम कहा गया है। दो हेट्रोजीनियस सिस्टम, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ये भी आप ले सकते हैं कि दो सेम लैंग्वेजेस के लोग हैं। फॉर एग्जांपल पश्तो बोलने वाले हैं दो दो बंदे, तो वो आपस में कम्युनिकेट इजीली कर सकते हैं। दो उर्दू बोलने वाले हैं तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि वो लैंग्वेज जानते हैं। लेकिन अगर एक अरबी जानता है और एक उर्दू जानता है तो इनके दरमियान कम्युनिकेशन कैसे होंगी? तो उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, सेट ऑफ रूल्स होंगे। ठीक है, कुछ लेयर्स होंगी, कुछ मॉडल होगा जो उनके दरमियान कम्युनिकेशन करवाएगी, और वो सेंटर में कोई चीज़ होगी। जैसे यहाँ पे एक मॉडल है इन दोनों के दरमियान में, वहाँ पे उनके दरमियान में कोई एक ट्रांसलेटर होगा। ठीक है, कोई एक ट्रांसलेटर होगा जो एक की बात सुनकर उसको ट्रांसलेट करे दूसरे की उसमें लैंग्वेज में। तो सेंटर में कोई मॉडल हम रखेंगे जो ट्रांसलेशन प्रॉब्लम। तो ये इसका जो लेयर मॉडल का जो मेन कॉन्सेप्ट था, फ्रेमवर्क इसने दिया कि कैसे दो हेट्रोजीनियस सिस्टम या दो से ज़्यादा हेट्रोजीनियस सिस्टम आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इट हैज़ 7 इंटर कनेक्टेड लेयर्स। ठीक है, आपस में कनेक्टेड लेयर्स हैं, 7 लेयर्स हैं इसमें, इस मॉडल में। जो TCP/IP है इसके बाद आया और इम्प्लीमेंटेड है, उसमें आपके पास 5 लेयर्स होती हैं या 4 लेयर होती हैं। ठीक है, तो वो आपने खुद फिर देखना है उसमें क्या डिफरेंस है, ये आपकी असाइनमेंट होगी। दी 7 लेयर ऑफ दी OSI मॉडल आर फिजिकल लेयर। ठीक है, फर्स्ट जो हमारी है फिजिकल लेयर है, सेकेंड वन इज डेटा लिंक लेयर, थर्ड वन इज नेटवर्क लेयर, फोर्थ वन इज ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड फिफ्थ वन इज सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। देन एंड एट टॉप पे हमारे पास 7 लेयर जो है वो है एप्लीकेशन लेयर। फर्दर इनको डिवाइड किया गया है, 3 को अलहदा, एक को अलहदा और इन 3 को अलहदा। इनको अपर लेयर भी कहा जाता है, यूजर सपोर्ट लेयर भी कहा जाता है। ठीक है जी, ये 3 लेयर जो है ये अपर लेयर भी कहलाती हैं, यूजर सपोर्ट लेयर ये आपकी मिडल लेयर कहलाती है। ठीक है, मिडल लेयर। और लास्ट वन इज नेटवर्क सपोर्ट लेयर या लोअर लेयर। ठीक है, ये आपकी 3 लोअर लेयर में आ जाती हैं। तो ये एक शॉर्ट हिस्ट्री है इसकी। फर्दर मोर वही बात, वाई OSI लेयर्स क्यों हम यूज करते हैं? In computer networking, the layered concept of networking was developed to accommodate changes in technology। जब टेक्नोलॉजी में चेंजेस आई तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल था, यहाँ पे कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल था, तो इनके दरमियान में कनेक्टिविटी हम कैसे करते हैं? क्योंकि ये समझ लें कि वही बात है कि दो सेम लैंग्वेज बोलने वाले उनके दरमियान कम्युनिकेशन ईजिली हो सकती है, लेकिन जो दो डिफरेंट अगर आ जाएँ और आपस में ठहर जाएँ तो सेंटर में क्या हो कि उनके दरमियान में कम्युनिकेशन, वो कैसे कम्युनिकेशन करेंगे? दो डिफरेंट जबानों वाले, एक चाइनीज़ बोलता है, एक उर्दू बोलता है, पश्तो बोलता है, तो इन दरमियान में कौन कैसे कम्युनिकेशन हम करेंगे? तो उसके लिए ये मॉडल बनाया गया, इस तरह का मॉडल। तो इस तरह कंप्यूटर भी हैं, सिस्टम भी है हमारे पास जो नेटवर्क पे
उनमें डिफरेंट कन्फिगरेशन है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ की गई हैं। तो जिस तरह चेंजेस आई टेक्नोलॉजी में तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसके लिए 7 लेयर्स का कॉन्सेप्ट आया। ईच लेयर ऑफ अ स्पेसिफिक नेटवर्क मॉडल में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिफरेंट फंक्शन ऑफ द नेटवर्क, और हर लेयर का एक अपना काम है इन 7 लेयर्स का। ठीक है जी, इन 7 लेयर्स का अपना अपना एक काम है जो कि ये लोग करते हैं और आपके लिए फैसिलिटी आपको देते हैं कि आप एक 2 डिफरेंट सिस्टम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ईच लेयर विल पास इंफॉर्मेशन अप एंड डाउन टू नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लेयर एज डेटा इज प्रोसेस। जैसे डेटा प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, आपकी जो डेटा है वो ऊपर और नीचे जा रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लाइंट है, यहाँ पे आपका सर्वर है, तो क्लाइंट से जैसे ही डेटा एप्लीकेशन लेयर स्टार्ट है, जैसे मैंने कोई ब्राउज़र खोला हुआ है तो ब्राउज़र से डेटा मेरा सेंड होगा, तो वो 1 बाय 1 हर लेयर से होता हुआ एट दी एंड दोबारा वो सर्वर में जाएगा और सर्वर के पास वो एप्लीकेशन लेयर पे मेरे लिए शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 बाय 1 हर लेयर से अप एंड डाउन में ये डेटा मूव कर रहा होता है। अब आते हैं फर्स्ट जो टॉप पे हमारी जो लेयर है, 7th लेयर एप्लीकेशन लेयर, उसको डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन लेयर क्या है? एप्लीकेशन लेयर इज द टॉप मोस्ट लेयर इन OSI एंड TCP IP लेयर मॉडल। ये टॉप मोस्ट लेयर है, 7th लेयर है हमारे पास। It provides the interfaces and protocols needed by the user to get access to the network या network applications। ठीक है, आप इसको नेटवर्क भी कह सकते हैं या नेटवर्क एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। Access to the network application. It combines the functionality of the session layer, the presentation layer and application layer of the OSI model। ठीक है, this layer is for application which are involved in communication system। क्या इसमें इसका क्या मतलब हुआ इस पैराग्राफ का? एप्लीकेशन लेयर बेसिकली आपकी एप्लीकेशंस, नेटवर्क एप्लीकेशन से ताल्लुक रखती है। आप जब भी कोई ऐसी एप्लीकेशन ओपन करते हैं जो आपको नेटवर्क पे कम्युनिकेशन की फैसिलिटी देती हैं और सिस्टम के साथ, जैसे आप अपना सिंपल सी एग्जांपल है, ब्राउज़र ऑन करते हैं, क्रोम ऑन करते हैं या फायरफॉक्स ऑन करते हैं या स्काइप ऑन करते हैं, तो इस तरह की जितने भी, जैसे अब आजकल जूम आया हुआ है, तो इस तरह की जितने भी एप्लीकेशंस हैं जो नेटवर्क की एप्लीकेशन है, जो नेटवर्क पे आपको कम्युनिकेशन दिलवाती है किसी और सिस्टम पे, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए एप्लीकेशन लेयर बनाई गई है। ठीक है जी, ये कनेक्टिविटी कैसे होगी, इसको कंप्लीट मैनेज करने के लिए एप्लीकेशन लेयर बनाई गई है। एप्लीकेशन लेयर कोई खुद एप्लीकेशन नहीं है, ये जस्ट फैसिलिटेट करती है। किसको फैसिलिटेट करती है? नेटवर्क एप्लीकेशंस को। जितनी भी नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, स्काइप है, जूम है, इस तरह की जितने भी नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात मैं नहीं कर रहा, नेटवर्क एप्लीकेशन जो आपको नेटवर्क पे, इंटरनेट पे कनेक्टिविटी देती हैं, दूसरे सिस्टम के साथ आपस में कनेक्शन देती है, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको उसके लिए एक रोड मैप बनाने के लिए एप्लीकेशन लेयर यूज की जाती है। फंक्शंस क्या है एप्लीकेशन लेयर्स के? इट फैसिलिटेट द यूजर टू यूज द सर्विसेज ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, आपको ये फैसिलिटी देती है कि आप इजीली नेटवर्क पे जो सर्विसेज हैं उनको यूज कर सकें, क्योंकि आप जब ब्राउज़र ऑन करते हैं तो ब्राउज़र पे आपको पता है कि उस पर आपको डिफरेंट सर्विसेज आपको अचीव कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू डेवलप नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन। जितनी भी आपकी नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन है जो कनेक्टिविटी के लिए यूज़ की जाती है, उनमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ये आपको एप्लीकेशन लेयर की मदद से आपको मिलेगा। आपको ये हेल्प करती है कि आपने नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन अगर बनानी है तो उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशन लेयर इन होगा, क्योंकि ये आपको कनेक्टिविटी देंगे। इट प्रोवाइड यूजर सर्विसेज लाइक यूजर लॉगिन, वेब सर्फिंग, नेमिंग नेटवर्क सिस्टम, ईमेलिंग एंड ट्रांसफर ऑफ फाइल्स। ये इसकी जो मेन सर्विसेज हैं जो आपको प्रोवाइड करती हैं। यानी आप लॉगिन, जितने भी आप जैसे अपने ब्राउज़र खोला और आप जीमेल में इंटर हो रहे हैं तो आपका अपना लॉगिन पासवर्ड है, तो उसकी मैनेजमेंट आपकी एप्लीकेशन लेयर कर रही होती है। इसी तरह वेब सर्फिंग कर रहे हैं आप, नेट यूज़ कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं किसी पेज पे, किसी और पेज पे, जितने भी मैनेजमेंट है एप्लीकेशन लेयर कर रही होती है। नेमिंग नेटवर्क सिस्टम, जितने भी डोमेन नेम सिस्टम है उनकी मैनेजमेंट, यानी IP एड्रेस से
नेम में कन्वर्जन जो है हर वेब पेज की, वेब एड्रेस की आईपी एड्रेस से नेमिंग में कन्वर्जन, ये भी एप्लीकेशन लेयर कर रही है, जिससे डोमेन नेम सिस्टम हम कहते हैं। ईमेलिंग यानी आप ईमेल सेंड करते हैं, उसकी मैनेजमेंट भी एप्लीकेशन लेयर करती है कि ईमेल कैसे जाएगी, कैसे उसके लिए रोड मैप बनेगा, तो वो भी एप्लीकेशन लेयर का काम है। एंड ट्रांसफर ऑफ फाइल, जितने भी आप फाइल ट्रांसफर या मैनेजमेंट करते हैं, किसी और सिस्टम में जाके फाइल एक्सेस करते हैं या वहाँ से रिट्रीव करते हैं, वहाँ से कॉपी करते हैं, यानी आपने यूट्यूब खोला है, वहाँ पे गाना प्ले किया हुआ है, तो गाना चल रहा है, तो वो मैनेजमेंट सारी वो कर रहा है एप्लीकेशन लेयर। वो डाउनलोड करते हैं, रिट्रीव करते हैं, या कोई और डॉक्यूमेंट रिट्रीव करते हैं, डालते हैं, तो ये सारा काम एप्लीकेशन लेयर का है। इट इज आल्सो कंसर्न विद एरर हैंडलिंग एंड रिकवरी ऑफ मैसेजेस एज ए होल। कंप्लीट जो मैसेज है उसकी रिकवरी और उसमें एरर की हैंडलिंग भी एप्लीकेशन लेयर करती है। ठीक है जी, तो ये सारा एप्लीकेशन लेयर का काम है। और ये एप्लीकेशन लेयर वो अगेन नेटवर्क की एप्लीकेशंस जो भी आप यूज़ करते हैं, जो आप कनेक्टिविटी देती हैं इंटरनेट पे दूसरे सिस्टम के साथ, उनके लिए ये एक फैसिलिटी, एक रोड मैप बनाती है। सिक्स्थ लेयर हमारी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है जी, The primary goal of this layer is to take care of the syntax and semantics of the information exchange between two communication system। ठीक है, जैसे इसका नाम है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन, कोई चीज़ प्रेजेंट करना। अब प्रेजेंट कैसे की जाए? वेल मैनर में की जाए। जैसे आप किसी के सामने कोई चीज़ रखते हैं तो उसको डेकोरेट करते हैं, उसमें उसका हर चीज़ का ख्याल रखते हैं कि वो आगे वाले को पसंद आ जाए और उसमें कोई उसको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, तो अगेन प्राइमरी गोल है वो यही है कि इंफॉर्मेशन जो नेट पे आप देख रहे हैं इंटरनेट पे, या वहाँ से एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट से, किसी और सिस्टम से वो आ रही हैं, किसी और सिस्टम में वो किसी और शक्ल में है, और यहाँ पे आपके पास वो आपकी शक्ल में कैसे आ जाती हैं, तो वो चीज़ सारी आपको प्रेजेंटेशन लेयर फराहम करती है। यानी जो भी इंफॉर्मेशन आप अंडरस्टैंड करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी में वो कन्वर्ट करती हैं। अगर अगले सिस्टम में वो चाइनीज़ ज़बान में है तो वो आपके लिए ट्रांसलेट करके आपकी इंग्लिश में कर देगी। ठीक है, वहाँ पे ट्रांसलेटर लगा होगा। प्रेजेंटेशन लेयर take care that the data is sent in such a way that the receiver will understand the information and will be able to use the data। ठीक है, वही बात कि प्रेजेंटेशन लेयर इस बात का ख्याल रखती है कि आप रिसीवर को वो डेटा उस फॉर्म में शेयर करें, उसको सेंड करें ताकि वो उसको समझ भी आए और उसको वो यूज़ कर सकें। The presentation layer or layer 6 ensure that the message is presented to the upper layer in a standardized format। ठीक है, आप प्रेजेंटेशन लेयर जो है आपकी, ये अब जब शो होती है डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन, जैसे आपने ब्राउज़र खोला तो ब्राउज़र के ऊपर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट खोला, फेसबुक खोला तो फेसबुक पे सारा कुछ आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है प्रॉपर वे में। तो पिक्चर्स आ रही हैं साइड पे जो है, उसके और आइकन्स हैं, डिफरेंट ऊपर आइकन्स हैं और बार हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं, सारा कुछ एक वेल मैनर में प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, यानी आप स्टैंडर्ड हमारी जो लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश है, तो वो इंग्लिश में सारा कुछ प्रेजेंट हो रहा है। अगर आप लैंग्वेज चेंज करते हैं तो वो फैसिलिटी भी आपके पास है, तो सारा कुछ वेल मैनर में आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है। आया वो दूसरे सिस्टम से आ रहा है, उसमें कोई और इनकोडिंग सिस्टम हुआ है या जो भी है, तो आपके सामने वो आपकी ही सिस्टम जो सपोर्ट करता है, जो चीज़ आपको अंडरस्टैंड होती है, उसी शक्ल में वो प्रेजेंट हो रही हैं सारा कुछ। तो जितनी प्रेजेंटेशन है वो सारी यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर ही करती है इंफॉर्मेशन की, और ये फिर वो अपर लेयर तक पहुंचाती हैं जो इनके अपर लेयर हैं। फंक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर, ट्रांसलेशन। सबसे बड़ी बात ट्रांसलेशन, जो अभी मैंने आपको बयान भी की। बिफोर बीइंग ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर एंड नंबर शुड बी चेंज टू बिट स्ट्रीम। ठीक है, उनको बिट स्ट्रीम में चेंज कर दिया जाता है, उनको इनकोड कर दिया जाता है, उन कैरेक्टर्स को और नंबर्स को ट्रांसमिट होने से पहले। एज डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि आपकी जो बिट्स हैं हमेशा आपके सिस्टम में बिट्स ही जा रही होती हैं जैसे आपको पता है, तो जितने भी कैरेक्टर हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है बिट स्ट्रीम में। बिट स्ट्रीम के अनवर्ड फिर कोड्स होते हैं, आस्की के अपने कोड हैं, EBCD IC के अपने कोड हैं, तो उन बिट्स से फिर कोड में शिफ्ट करना आसान होता है, लेकिन डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होती। तो बिट्स पहले बिट्स में कन्वर्ट किया जाता है, देन उनको फिर उनके अनवर्ड जो भी इनकोडेड सिस्टम अगले सिस्टम में इंस्टॉल है उसमें कन्वर्ट किया जाता है। एज डिफरेंट कंप्यूटर यूजेस डिफरेंट इनकोडिंग मेथड्स,
फॉर एग्जांपल किसी में ASCII है, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, EBCDIC है, ठीक है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल है, इंफॉर्मेशन कोड है। तो ये आपके डिफरेंट इनकोडिंग मेथड यूज किए जाते हैं डिफरेंट सिस्टम में, तो उनमें ये कन्वर्जन करता है एक से दूसरे में, ताकि आपके सामने चीज अच्छी तरह से प्रेजेंट हो। इट ट्रांसलेट डेटा बिटवीन द फॉर्मेट द नेटवर्क रिक्वायर एंड द फॉर्मेट द कंप्यूटर रिक्वायर, ठीक है। जो ये ट्रांसलेट करता है डेटा किसके दरमियान में, बिटवीन फॉर्मेट द नेटवर्क रिक्वायर, जो नेटवर्क पे रिक्वायर्ड है, जो आपकी जो आपकी नेटवर्क क्या है, बेसिकली दो से ज्यादा सिस्टम्स को कहते हैं, इनको नेटवर्क बोला जाता है। तो जो नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है कि भाई अगले को क्या समझ आ रहा है नेटवर्क में, उसमें चेंज करना, एंड कंप्यूटर रिक्वायर्ड, और अगले कंप्यूटर में क्या रिक्वायरमेंट है उसमें चेंज करना। तो नेटवर्क की भी रिक्वायरमेंट में वो ट्रांसलेट कर देता है, देन उसके बाद वो कंप्यूटर की जो रिक्वायरमेंट है अगले कंप्यूटर की, जो यूजर की जो यूज कर रहा है उसके उसमें भी ट्रांसलेट कर देता है आसानी के लिए। और इट इनकोड द मैसेज फ्रॉम द यूजर डिपेंडेंट फॉर्मेट, यूजर डिपेंडेंट का मतलब है एक बंदे को समझ आने वाले से वो ट्रांसलेट करता है टू द कॉमन फॉर्मेट, आम फॉर्मेट में सबको समझ आए, एंड वाइस वर्सा फॉर कम्युनिकेशन एमंग डिसिमिलर सिस्टम, ताकि डिसिमिलर सिस्टम आपस में अच्छे से कम्युनिकेशन कर सके। यानी यूजर डिपेंडेंट का मतलब है एक बंदे के डिपेंडेंट से वो कर देता है सबके लिए कॉमन फॉर्मेट में, सबको समझ जाए। इंक्रिप्शन, it is responsible for data encryption and decryption of sensitive data before they are transmitted over common channel. It carries out encryption at the transmitter and decryption at the receiver. सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर आपकी लिए इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट लेके आता है, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी यूज करता है। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन बेसिकली क्या है, इंक्रिप्शन का मतलब है कि आपका जो प्लेन टेक्स्ट है, यानी आपका जो मैसेज जा रहा है उसको किसी कोडेड फॉर्मेट में सेंड कर रहा होता है, ठीक है। यानी आपके सिस्टम से मैसेज जैसे निकलेगा, जैसे ये लिखा हुआ है इट इज रिस्पॉन्सिबल, तो जैसे ये निकलेगा और जाएगा इंक्रिप्शन के उसमें प्रोसेस में, तो इंक्रिप्शन में ये चेंज हो जाएगा कंप्लीट किसी कोड में, किसी नंबर में, किसी अल्फाबेट्स में, किसी और चीज में, किसी सिंबल्स में, और देन वो इसको कहते हैं फिर साइफर टेक्स्ट, यानी प्लेन टेक्स्ट इसको कहते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल, ये प्लेन टेक्स्ट से समझ आने वाला, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है साइफर टेक्स्ट में, इनक्रिप्ट जिसे कहा जाता है, इंक्रिप्शन, डेटा इंक्रिप्ट हो जाता है, और वो फिर जाता है आगे डिक्रिप्शन के उसमें। जब वो सेंड रिसीवर को मिलता है तो रिसीवर एंड पे उसको डिक्रिप्ट किया जाता है, ठीक है, और डिक्रिप्ट करके दोबारा इसको इसके अपने फॉर्मेट में लेके आ जाते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट एल्गोरिथम यूज किए जाते हैं, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम, जो इंस्टॉल्ड होते हैं रिसीवर और सोर्स और डेस्टिनेशन साइड पे, ट्रांसमीटर पे और रिसीवर साइड पे। तो वो खुद ही इस चीज़ को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करते हैं। तो ये चीज़ भी आपकी प्रेजेंटेशन लेयर की फैसिलिटी है, जो आपको फंक्शन है जो आपको दे रहा होता है, ताकि आपका डेटा हैक ना हो सके, ठीक है। आपका डेटा किसी के हाथ अगर चढ़ भी जाए तो वो उसको पढ़ ना सके, उसको यूज़ ना कर सके, तो इसलिए इसकी इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की जाती है। उसके अलावा एक और फैसिलिटी आपको फराहम करता है प्रेजेंटेशन लेयर, वो है कंप्रेशन, डेटा कंप्रेशन। इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा कंप्रेशन। Data compression is done at the source to reduce the number of bits to be transmitted. It reduces the storage space and increases the file transfer rate. It is particularly useful for transmission of large multimedia files such as audio, video, text, etc. ठीक है, डेटा कंप्रेशन आपको पता है, डेटा कंप्रेशन से आपकी जो डेटा है उसका साइज कम हो जाता है, ठीक है, साइज कम हो जाता है। वो किसी भी तरीके से वो कर रहा होता है डेटा कंप्रेशन सॉरी, तो वो डिफरेंट तरीकों से उसको परफॉर्म करता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके डेटे में रिडंडेंट बिट्स हैं या स्पेसेस हैं, ब्लैंक स्पेसेस हैं, बेड सेक्टर्स हैं, तो उनको रिमूव कर देता है और आपके लिए डेटा को कंप्रेस करके एक्यूरेट डेटा, उसकी साइज भी छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से वो नेटवर्क पर बहुत स्पीड में जा रहा होता है, उसका डेटा रेट इंक्रीज हो जाता है, फाइल ट्रांसफर रेट भी उसके साथ इंक्रीज हो जाता है। जब इसकी साइज स्मॉल होगी, कंप्रेस डेटा होता है, डिफरेंट छोटे छोटे चंक्स में आप उसको समझ लें कंप्रेशन की जाती है, या उसको कंप्लीट साइज स्मॉल कर दिया जाता है और आपका डेटा इजीली मूव करता है। और इसमें ये जो ज़्यादातर फ़ायदा देती है, ये आपकी जो लार्ज फाइल्स हैं, जैसे कि मल्टीमीडिया फाइल्स हैं, आपकी ऑडियो फाइल्स हैं, जैसे वीडियो फाइल्स हैं या टेक्स्ट फाइल्स हैं, इनके लिए ये डेटा कंप्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये इस चीज़ की एक फैसिलिटी है, एक फंक्शन है हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर का।
फिफ्थ लेयर है हमारे पास सेशन लेयर। ठीक है जी, सेशन लेयर क्या है? जैसे इसका नाम जाहिर है, सेशन इस्टेब्लिश करना, सेशन, किसी सेशन को बनाना, उसको फैसिलिटेट करना। The session layer is the fifth layer of the OSI model. ये fifth layer है। The session layer allow user on different machine to establish live communication session between them. ठीक है जी। Its main aim is to establish, maintain and synchronize the interaction between communicating system and at the end terminate the session. इसका काम क्या है कि ये आपके लिए सेशन स्टेब्लिश करता है, उसको मेंटेन रखता है और उसको साइक्रोनाइज रखता है और एट द एंड उसको टर्मिनेट कर देता है। यानी सेशन लेयर ये है, जैसे अब आजकल हम जूम पे या फेसबुक पे लाइव वीडियो कॉल मिला रहे होते हैं या जूम पे एक सेशन स्टेब्लिश कर रहे होते हैं और जूम पे हम क्लास ले रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या कर रहे होते हैं, हम एक स्पेसिफिक सेशन हमने स्टेब्लिश कर दिया है किसी खास वक्त के लिए। यानी 40 मिनट का एक सेशन स्टेब्लिश हो गया है। वो 40 मिनट का स्टेबल सेशन जो है वो सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए उन्होंने स्टेबल किया, और एट द एंड जब हम अपना सेशन ख़त्म कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सब कुछ टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस सेशन के दौरान हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, वो सारा कुछ बैकग्राउंड पे, बैक एंड पे सेशन लेयर कर रहा होता है। वो लाइव सेशन होता है हमारा। ठीक है जी, लाइव सेशन जैसे आपने न्यूज़ देखी होंगी, न्यूज़ में आपने अक्सर टॉक शोज देखी होंगी, टॉक शोज में लाइव सेशन होता है। लाइव सेशन का मतलब है वो बंदा लाइव आ गया है, ठीक है, और उसे हम लाइव क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब उसके लिए मुझे दरमियान में कम्युनिकेशन की फैसिलिटी देनी है, मुझे वीडियो चेक करनी है, मुझे ऑडियो चेक करनी है, मुझे पिक्चर चेक करनी है, बहुत सी चीज़ें चेक करनी है ताकि गड़बड़ ना हो जाए। तो एक सेशन स्टेब्लिश कर दिया जाता है। जैसे हम क्लास में एक सेशन बनाते हैं कि आज हमारा आज हमारा प्रेजेंटेशन सेशन है। प्रेजेंटेशन सेशन के लिए फिर मुझे प्रेजेंटेशन के लिए प्रॉपर जो भी उसकी इन्वायरमेंट है वो बनानी पड़ेगी। अगर हम प्रेजेंटेशन मल्टीमीडिया पे ले रहे हैं तो मुझे मल्टीमीडिया की प्रोजेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, वो फैसिलिटी हमें दरकार होगी। वो कौन देगा वो फैसिलिटी? तो वो सेशन लेयर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये है कि सेशन लेयर आपके लिए सेशन स्टेबल करता है दो सिस्टम्स के दरमियान में। दो सिस्टम जब आपस में कनेक्ट होंगे, दो से ज़्यादा सिस्टम कनेक्ट होंगे, उसके दरमियान में जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो सारा सेशन लेयर करता है। पहले आपकी वीडियो कॉल की फैसिलिटी नहीं होती थी, आजकल वीडियो कॉल्स की फैसिलिटीज़ हैं, उसमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सारा कुछ मेंटेन हो रहा होता है। ठीक है जी, तो ये सेशन लेयर का मेन पर्पज़ है, मेन काम है। फंक्शन क्या है जो मेन? सेशन स्टेब्लिशमेंट और उसके साथ साथ मेंटेनेंस है और टर्मिनेशन है। द सेशन लेयर अलाउ द टू प्रोसेसेस टू establish, यूज एंड टर्मिनेट अ कनेक्शन। ठीक है, दो प्रोसेसेस जब वो कनेक्ट स्टार्ट होती हैं तो उनके दरमियान में सेशन को स्टेब्लिश करना, फिर उसको उसकी यूज़ करना और उसमें टर्मिनेशन करना, ये इसका फर्स्ट फंक्शन है। साइक्रोनाइजेशन का काम करती हैं। दिस लेयर अलाउ अ प्रोसेस टू ऐड चेक पॉइंट विच आर कंसिडर्ड एज साइक्रोनाइजेशन पॉइंट इनटू द डेटा। ठीक है, these synchronization points help to identify the error so that the data is resynchronized properly. For example, synchronization की जाती है हर लम्हा डेटा के एक लेवल तक। जब डेटा जाता है तो वहाँ पे एक चेक पॉइंट रख दिया जाता है। जैसे हम कहीं पे जा रहे हैं किसी एक जगह से दूसरी जगह और हमें मालूम नहीं है कि वापस आने का रास्ता फिर मुझसे गुम ना हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा जाता हूँ, 1 किलोमीटर जाने के बाद मैं एक निशान लगा देता हूँ, एक रूट लगा देता हूँ। दूसरे बार जब मैं जाता हूँ तो 1 किलोमीटर तो फिर मैं एक निशान लगा देता हूँ। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं लॉस्ट होता हूँ या मैं दोबारा से वहाँ जाऊँगा उस जगह पे, तो मैं उसी स्पेसिफिक पॉइंट्स को देख के जा सकता हूँ। ठीक है, चेक पॉइंट्स रखे होते हैं। चेक पॉइंट्स, हर चेक पॉइंट्स के बाद, जैसे आपकी रोड पे आप जा रहे होते हैं तो चेक पॉइंट्स होते हैं कि आपने अगर पेशावर जाना है तो पेशावर के और यहाँ से पेशावर, तो रास्ते में चेक पॉइंट्स होंगे कि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आप पेशावर पहुँचेंगे फला रूट से, फला रूट से अगर आप जाएंगे तो इस्लामाबाद पहुँचेंगे। तो आप वहाँ रुकेंगे जहाँ से आप पेशावर की तरफ मूव कर सकते हैं। अगर आप कहीं से गलत हो जाते हैं, आपकी गड़बड़ हो जाएगी, रास्ते में कहीं गड़बड़ हो जाए, आपका रोड बंद है, तो आप बैक पे जब आएंगे तो आप फिर डी खान नहीं आएंगे कि आप पूरा फिर चक्कर लगाएं, डी खान आए और डी खान से फिर जाएं पेशावर, नहीं। आप आधे रास्ते तक उस जगह तक आएंगे जहां तक गलती है, गलती से आगे फिर आप अपनी गलती को ठीक करेंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि आप ज़रा प्रोग्रामिंग जब आप कर रहे होते हैं तो प्रोग्राम एक लेवल तक सही चल रहा होता है, उसके बाद गड़बड़ होती है, तो वो चेक करते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, कहाँ पे गड़बड़ है, तो वहाँ से साइक्रोनाइज किया जाता है, वहाँ से आपको दोबारा
कोड को सेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा कोड फिर से लिखना है, नहीं, दरमियान में कहीं गलती हुई है तो जहाँ पे गलती है वो आइडेंटिफाई हो जाती है, साइक्रोनाइज्ड होती है ये चीज़ें एक दूसरे के साथ। तो ये आपको एक साइक्रोनाइजेशन की फैसिलिटी देता है। फॉर एग्जांपल जब आप वीडियो डाउनलोड करते हैं या वीडियो देख रहे हो तो बफरिंग दरमियान में जब होती है या रुक जाती है तो अक्सर आपने देखा होगा कि वहीं से स्टार्ट होती है, फिर दोबारा जहाँ पे रुकी होती है, स्टार्ट से स्टार्ट नहीं होती, दोबारा वहीं से स्टार्ट होती है। दरमियान में बफरिंग हो रही होती है, आप नेट की स्लो की वजह से या डिस्कनेक्शन की वजह से दोबारा जैसे नेट आता है तो स्टार्ट से स्टार्ट नहीं होती, वहीं से साइक्रोनाइज हो जाती है, वहीं से कनेक्ट हो जाती है जितने आपने देखी हुई है, जितनी आपने चलाई हुई है। एग्जाम्पल, इफ अ सिस्टम इज सेंडिंग अ फाइल ऑफ 800 पेजेस, फॉर एग्जाम्पल एक सिस्टम है वो सेंड कर रहा है 800 पेजेस, एडिंग चेक पॉइंट आफ्टर एवरी 50 पेजेस इन इज रिकमेंडेड, और ये बात रिकमेंडेड है उसके लिए कि वो 50 पेजेस के बाद एक चेक पॉइंट रखेगा। दिस इंश्योर दैट 50 पेजेस अनटिल यूनिट इज सक्सेसफुली रिसीव्ड एंड एक्नॉलेज्ड। इसका मतलब ये कि जब भी 50 पेजेस रिसीव होंगे तो एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज जाएगा और ये मैसेज जाएगा कि सक्सेसफुली रिसीव्ड हो गए हैं। ठीक है, दिस इज बेनिफिशियल, ये बेनिफिशियल है एट द टाइम ऑफ क्रैश, एज इफ अ क्रैश हैपन एट पेज नंबर 110 देयर इज नो नीड टू रीट्रांसमिट 1 to 100 पेजेस। ठीक है जी, अगर क्रैश हुआ है 110 पेज पे, ठीक है, तो हमने जो चेक पॉइंट रखा हुआ है कि 50 रिसीव हो जाए तो वो 50 बस फिर दोबारा हम सेंड नहीं करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 100 तो प्रॉपरली रिसीव हो गए थे, आगे वाले जो थे 10 उसमें हमने जो कि 10 पे मिस हुआ है, तो 10 पे जब मिस हुआ तो उसकी वजह से हम फिर पूरे सेंड नहीं करेंगे, हम जस्ट जो 100 के ऑनवर्ड है उसको सेंड करेंगे, 1 to 100 सेंड नहीं करेंगे। तो इसको साइक्रोनाइजेशन कहते हैं। ये भी सेशन लेयर आपके लिए आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप कंप्लीट डेटा दोबारा सेंड ना करें, जहां तक सेंड हो चुका है एक चेक पॉइंट रखें, हर थोड़ी देर बाद, जैसे हम हर थोड़ी देर बाद अपने डेटा को सेव करते हैं। जब आप कोई MS वर्ड में काम कर रहे होते हैं, MS वर्ड में या किसी चीज़ में, तो आपके फ्रीक्वेंटली कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली डेटा सेव हो रहा होता है, फाइल सेव हो रही होती है। तो वो फ़ायदा क्या देती है, जब आपका सिस्टम बंद हो जाता है तो जैसे आप सिस्टम ऑन करते हैं फ़ौरन, तो वहीं से आपको एक मैसेज आ जाता है कि आपने MS वर्ड में इतने तक काम किया था, अगर आप यहाँ से ही जारी करना चाहते हो इस पर क्लिक करें, तो आप वहीं पे क्लिक करते हैं तो वहाँ जहाँ तक सेव हुआ पड़ा है वो आया होता है। उसके बाद आ जाता है डायलॉग कंट्रोलर। The session layer allowed two systems to start communication with each other in half duplex or full duplex। ठीक है, डायलॉग कंट्रोलर भी कर रहा है, जब आप बात कर रहे होते हैं तो उसके दरमियान में कम्युनिकेशन अगर हाफ डुप्लेक्स में है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज कर रहा होता है, अगर वो फुल डुप्लेक्स में है तो उसके ऑनवर्ड कम्युनिकेशन को मैनेज कर रहा होता है, आपको फंक्शन दे रहा होता है। A protocol such as Zone Information Protocol, Apple Talk Protocol and Session Control Protocol are used to implement session on web browser। ठीक है, ये कुछ प्रोटोकॉल हैं जो आप वेब ब्राउज़र जब ऑन करते हैं तो उस पे ये आपके लिए आपके काम आते हैं। तो ये इसके सेशन लेयर के प्रोटोकॉल हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद जो हमारे लेयर्स हैं उनको हम नेक्स्ट उसमें लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।